जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल? ठीक ठाक। चलिए सेट नंबर 10 देखेंगे। सेट नंबर 10 आज बिहार पुलिस का जो है, देखिए मैथ्स में पहला ही प्रश्न आपका मैथ्स से स्टार्ट हो रहा है। चलिए बताएंगे। क्वेश्चन बोला गया है कि मौसों निकालेंगे, एचसीएफ पूछा गया है। एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछे, सुनोगे, फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछे तो ध्यान रखना है कि ऊपर में जो आप लेंगे उसका एचसीएफ लेंगे और नीचे में एलसीएम लेंगे। और फ्रैक्शन का अगर फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे तो ऊपर में अंश में जो लेंगे वो क्या लेंगे? एलसीएम, और नीचे में हर में लेंगे वो क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। फ्रैक्शन का अगर एचसीएफ पूछे, जो पूछेगा वो ऊपर रहेगा। एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ ऊपर रहेगा, एलसीएम नीचे रहेगा। एलसीएम पूछेगा फ्रैक्शन का तो एलसीएम ऊपर, एचसीएफ नीचे रहेगा। बच्चे आप मुझे बताएंगे, अब इसका एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले इसकी एचसीएफ देख रहे, सभी संख्या में कॉमन है, 17 के पहाड़ा में ये सब आ रहा है, ये 17 हो जाएगा। और नीचे में देखिए 9, 18, 45 के एलसीएम कितना होता है? एलसीएम नीचे लेना है, 90 होता है। तो आंसर हो जाएगा 17/90 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बहुत बढ़िया, बच्चे का आंसर भी आ रहा है। बोला गया एक समबाहु त्रिकोण मतलब त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के 1/3 के बराबर है। तो त्रिकोण मतलब त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रों के मध्य अनुपात क्या होगा? आप बताओगे। देखिए बुआ, एक जो है आपका दिया गया, ध्यान से सुनोगे, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और एक आपका वर्ग है। बोला गया जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज जो है उसकी जो ऊंचाई है, जो वर्ग है, वर्ग के विकर्ण के 1/3 है, वर्ग के विकर्ण के 1/3 है। तो इसका कहने का मतलब सबसे पहले आप देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। और आप जानते हैं इसकी ऊंचाई क्या होगा? तो √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा, ये ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। और इसी समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या होता है? पहले इसकी जानकारी होना चाहिए आपके पास। तो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज में √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है बच्चे। और एक वर्ग है। अब बताओगे ये वर्ग की प्रत्येक भुजा यह भी यहाँ पे बराबर होगा, और ये विकर्ण, तो वर्ग की विकर्ण जो होता है, जो विकर्ण जो डायगोनल होता है, सुनोगे, विकर्ण क्या होता है? √2 गुना भुजा होता है, √2 गुना भुजा होता है, √2 गुना भुजा होता है। बच्चे अब देखोगे, बोला गया वर्ग की जो विकर्ण है ना, विकर्ण जो है वो ऊंचाई की 1/3 है। ये त्रिभुज की ऊंचाई की 1/3। बोला गया वर्ग की विकर्ण जो है 1/3 किसका? त्रिभुज की ऊंचाई की। तो अगर विकर्ण हम मान लेते हैं कि भुजा ऐसा मान लेते हैं भुजा 9 सेंटीमीटर, आप कुछ भी मानेंगे, 1/3 मतलब 1/√3 मतलब 1/3 आना चाहिए, 1/3। तो यहां पे सुनने का प्रयास करोगे, विकर्ण हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो विकर्ण √2 गुना भुजा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? तो √2 गुना भुजा मतलब 9, ये क्या हो जाएगा? 9√2 विकर्ण हो जाएगा। इसका 1/3 ऊंचाई, तो इसका 1/3 करोगे तो 3√2। ऐसा क्यों किया हम माने, उसकी जानकारी हम देते हैं। और ये जानते हैं कि आप जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा, और ये है कितना? तो ये हमने जो माना था, ये मान लिया, इसको मान लिया अपने मन से। और ये अगर माने हम भुजा, ये विकर्ण अगर 9√2 माने तो भुजा हमारा 9 हो जाए, क्योंकि विकर्ण जो होता है √2 गुना भुजा होता है। ये ऊंचाई हो गया, और ऊंचाई 1/3 मतलब 3√2 आ गया। अब बताओगे ये 3 से कटेगा √3 बार में? जी सर, तो भुजा हमारा आ गया 3 दूना 6, 2√6 आ गया। किसकी? तो ये आपका समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज की क्या पूछा गया कि त्रिकोण और वर्ग के क्षेत्र का मध्य अनुपात। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4, √6 का स्क्वायर करोगे 6 होता है अनुपात। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या कितना होता है? 81 होता है। 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया। इसे काटोगे तो 4 से 4 समाप्त हो जाएगा,
3 से काटोगे 2 बार में 3 से काटोगे तो ये 27 हो जाएगा। इससे काटोगे √3 से काटोगे तो ये 9 √3 हो जाएगा। तो आंसर, क्योंकि इसको 9 गुना √3 करेंगे, √3 से 3 काटेंगे तो √3 होगा, तो ये हो जाएगा 2:9 √3। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न था और लेवल का प्रश्न था। 2:9 √3 था। आंसर क्या हो जाएगा? ए। बहुत बढ़िया प्रश्न था और लेवल का प्रश्न था बुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये चीजें की जानकारी आपके पास होना चाहिए। बोला गया cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos पे पावर 4 थीटा बराबर में 1, इसको इधर लेके जाओगे तो cos पे पावर 4 थीटा बराबर में 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? cos पे पावर 4 थीटा बराबर में 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा होता है। अब बताओगे ये स्क्वायर इधर लेके जाओगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? cos पे पावर 2 sin थीटा। ऐसे लिख सकते हो। दोनों तरफ पावर हमने 1/2 1/2 ले लिया, यहां कटा 1/2 2 हो गया, यहां कटा तो ये सिंपल हो गया, मतलब cos स्क्वायर थीटा बराबर में sin थीटा लिख सकते हो। तो यहां जो मान पूछा गया कि sin थीटा, तो sin थीटा बराबर में cos थीटा, तो sin थीटा जहां पे है वहां पे आप cos स्क्वायर थीटा का प्रयोग कर सकते हैं, और ये ऑलरेडी पहले से sin स्क्वायर थीटा है। तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बोला गया 15 बल्ब जिनमें 5 दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण मतलब खराब हो गया। टोटल आप मुझे बताओगे 15 बल्ब है जिसमें से 5 खराब हो गया, में से 3 बल्ब अदृक्ष रूप से चुने जाते हैं, केवल 1 बल्ब दोषपूर्ण हो, केवल 1 बल्ब खराब होने की क्या प्रायिकता है? बताओगे। टोटल आप बताओगे 15 है, चुना गया 3 बल्ब, तो टोटल आपका हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 15C3 हो गया। एक बात बताओ बच्चे, बोला गया एक बल्ब जो है दोषपूर्ण होना चाहिए, खराब होना चाहिए, तब 5 दोषपूर्ण है, 5 में से 1 दोषपूर्ण होना चाहिए, तब 5C1 और बचा कितना? तो सर बचा कितना? तो आप मुझे बताएंगे 15 में से तो आप 5 खराब हो गए, तो बचा बढ़िया है 10 बल्ब, तो 10 बल्ब में से 3 बल्ब चुना, 15 बल्ब चुना गया था, 1 खराब निकल गया, बचा कितना? सर 2, तो 10 बल्ब में से 2 कोई होगा बढ़िया बल्ब होगा। टोटल नीचे लिखेंगे, टोटल 5C3 होगा। अब बताओगे इसका अगर 1 रहता, C1 रहता तो ये 5 का 5 हो जाता है, ये 2 रहता तो 2 बार घसकेंगे इसको, 10 9 पीछे की ओर जाएंगे, और ये 2 है तो फैक्टोरियल 2 की मान 2 गुना 1। नीचे में ये 3 है, नीचे में तो 15 को 3 बार पीछे लेके जाएंगे, 15 गुना 14 गुना 13, और नीचे में फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 1। ये हो गया। बच्चे जो कटता है उसे काट दीजिए, इसे ये कटेगा 5 बार में, ये 5 से कटेगा 3 बार में, 3 से ये कट गया, ये कटा 7 बार में, तो ऊपर में हो जाएगा 9 × 5 = 45, नीचे में 13×7 = 91, 45/91। आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? बी। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। प्रोबेबिलिटी में आपका कॉम्बिनेशन लगा है। ये बताओगे a + b की मान 8 है और ab गुना करोगे तो 12 है, तो पूछा गया aq + bq। अब बताओगे दोनों को जोड़ोगे तो 8 आया। कोई एक ऐसा संख्या बताइए कि जोड़ने पे 8 गुना करने पे 12। सर 6 और 2 जोड़ोगे तो 8 आएगा सर, 6 गुना 2 करोगे तो 12 आएगा। सही बात है सर। तो यहाँ पे a की मान 6 का प्रयोग करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है और 2 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब 216 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 × 14 और ये 224 आपका आंसर राइट आंसर होगा। क्या होगा बुआ? 224 आपका सही आंसर होगा। चलिए ये बताएंगे, बोला गया साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि 20 वर्षों में दुगनी हो गई, उसके 4 गुनी होने की समय अवधि क्या है? बच्चे 1 रुपया से 2 रुपया हो गया, कितने? 20 वर्षों में। कितने वर्षों में? तो 20 वर्षों में हो गया। अब बोला गया उसके 4 गुना होने में, तो 4 गुना होने में समय अवधि क्या लगेगा? 1 रुपया से 2 रुपया हुआ, 20 वर्ष लगा, 1 रुपया से 4 रुपया होगा। बताओ 1 रुपया से 2 रुपया हुआ, कितना ब्याज कमाया? तो सर जी 1 रुपया ब्याज कमाया। कितना ब्याज कमाया? 1 रुपया ब्याज कमाया। अब 1 रुपया से 4 गुना होना चाह रहा, मतलब 4 रुपया होना चाह रहा, तो आप कितना ब्याज कमाना चाह रहे हो? तो सर यहां पे हम 3 रुपया ब्याज कमाना चाह रहे हैं। बताओ बच्चे 1 रुपया ब्याज कमाने के लिए 20 वर्ष का समय लगा, 1 रुपया ब्याज कमाने के लिए 20 वर्ष का समय लगा, तो आप मुझे बताओगे 3 रुपया ब्याज कमाने के लिए कितने वर्ष लगेगा? तो सर 1 की मान 20 तो 3 की मान 60 वर्ष लगेगा। कितने वर्ष लगेगा? 60 वर्ष लगेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी।
चलिए ये बताएंगे, बोला गया है एमडीएच फार्मूला पे ये आधारित है। बोला गया है एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे में कर सकता है। तो क्या किया होगा 50 श्रमिक, बताओगे 50 मजदूर क्या किया होगा सर, 50 गुना 4 काम किया होगा। अब हम चाहते हैं इसी काम को पूरा करवाने के लिए 30 मजदूर द्वारा कितने घंटे में पूरा होगा। तो मान लो h घंटे में पूरा हुआ, 0 से 0 कट गए, 4 पंचे 20, ये h बराबर में हो जाएगा 20/3, ये 3 इधर चला जाएगा। अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते तो पूरा कितने बार में लगता है, देखो 6 × 18 2.3 घंटा, मतलब 6 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। और 2/3 को अगर मिनट में बदलोगे तो 60 से गुना कर दो तो 20 20 दूनी 40, तो 6 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, सी होगा, 6 घंटा 40 मिनट। ये बताएंगे, बोला गया है किसी वर्ग में एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण का मान, अभी बताए थे वर्ग का विकर्ण, अगर प्रत्येक भुजा ए हो तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना ए, ठीक है, √2 गुना भुजा, और भुजा हमने ए मान रखा है √2 गुना भुजा, तो इसकी आंसर 10√2 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, विकर्ण पूछा है, डी होगा। ये बताओगे, बोला गया निम्न द्विघात समीकरण में किसके वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल मतलब रियल रूट्स होगा। अब बताओगे तो रियल रूट्स होने के लिए मतलब इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, तो d बराबर में √b² - 4ac की मान जो अंदर में होना चाहिए वो पॉजिटिव वैल्यू लेकर आना चाहिए। अगर नेगेटिव आएगा तो काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। वास्तविक आपको चाहिए, क्या चाहिए, वास्तविक चाहिए। तो बताओगे b की मान आपका क्या होगा, -5, तो रूट अंडर में -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, और -4a, a की मान हो गया आपका 3 और b की मान, c की मान हो गया 2, तो रूट अंडर में 25 और माइनस में यहां देख रहे हो 4 × 12, 12 दूनी 24, 1 आया। तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेकर आया और हमारा एक रियल वैल्यू आया, ठीक है। अब इसमें देख रहे हो तो इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें भी नेगेटिव आएगा, अंदर में ही नेगेटिव आ जाएगा, और रूट के अंडर में कभी नेगेटिव संख्या पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर डायरेक्टली यही हो जाएगा, यही रियल वैल्यू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। बोला गया एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप 50 मीटर है, तो मैदान की लंबाई बताओगे आयताकार अगर मैदान है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ये L और B हो गया, तो बताओगे एरिया क्या होता है सर जी, एरिया L × B होगा। सर जी पेरीमीटर जो होता है, परिमाप जो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × L + B। बच्चे आप मुझे बताने का प्रयास करोगे एरिया आपका 150 है, ऑप्शन से देखोगे गुना किए तो 150 आया, सब में हम गुना करने पे 150 पा रहे, डी नहीं होगा, ठीक है। आप मुझे बताओगे तो पेरीमीटर से चेक करो कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है पेरीमीटर पे, तो ये दोनों को जोड़ोगे 15 लंबाई है और चौड़ाई 10 है 25, तो 25 गुना 2 करोगे तो बताओ 50 आ गया। हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ना दूसरा होगा ना तीसरा होगा, चौथा तो पहले ही कट गया। चलिए मैथ्स आज का यहीं पे आपका समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। चलिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। हमसे क्या पूछ रहा है कि यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था। तो एक चीज याद रखिएगा, यूएसएसआर का विघटन 1991 में हुआ था, और इस टाइम पे यहां के पीएम मिखाइल गोर्बाचोव थे, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। इसके बाद ही यही भाई साहब 2 सुधार लाए थे, एक का नाम था ग्लासनोस्ट, दूसरा पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका के बारे में समझिए, ये आर्थिक खुलापन था, एक तरह से आर्थिक उदारीपन या आर्थिक खुलापन। और ग्लासनोस्ट के बारे में याद रखिएगा, ये राजनीतिक खुलापन था, राजनीतिक खुलापन। अब ग्लासनोस्ट से ये समझिएगा कि यहां पे 1991 से पहले यहां पर पीएम सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होता था, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पीएम होता था।
इस सिद्धांत के आने के बाद, मिखाइल गोर्बाचोव के 2 सिद्धांतों के बाद, यहां पे जो साम्यवादी सरकार थी यूएसएसआर में, साम्यवादी सरकार, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करना स्टार्ट की। तभी यहां पे राष्ट्रपति पद का सृजन हुआ, राष्ट्रपति पद का सृजन। राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया और आर्थिक पेरेस्ट्रोइका से याद रखिएगा, यहां पे पहले सभी संस्थानों पे कब्जा सरकार का था, किंतु इस सिद्धांत के आने के बाद यहां पर विदेशी लोगों का भी स्वामित्व तो हो सकता था। मतलब वहां के कंपनी में, रसिया के कंपनी, जो अभी रसिया है वो पहले यूएसएसआर हुआ करते थे, उसके कंपनी में अब विदेशी लोगों का भी स्वामित्व तो हो सकता था, विदेशी लोगों का भी स्वामित्व। इस विघटन में सबसे पहला नाम याद रखिएगा, सबसे प्रथम कोई देश था तो वो था लिथुआनिया। लिथुआनिया ये पहला देश था, प्रथम देश जो आजाद हुआ। यूएसएसआर से सबसे पहला देश आजाद होने वाला लिथुआनिया था 1990 में, 1990 में। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, इस सिद्धांत ग्लासनोस्ट के बारे में समझ लीजिए कि राष्ट्रपति पद का सृजन तो हुआ ही, उसके बाद भी एक और चीज यहां पे किया गया, बहुदलीय प्रथा। बहुदलीय प्रथा, जैसे अपने भारत में अभी बहुदलीय प्रथा है ना। रसिया, यूएसएसआर में पहले एक ही दलों की सरकार होती थी, एक ही दल चुनाव भी लड़ते थे और उसी का जो महासचिव होता था वही पीएम हुआ करता था। ठीक है, और पेरेस्ट्रोइका के बारे में समझ गए, आर्थिक उदारीपन हुआ था। इसी पेरेस्ट्रोइका से वहां के जो पीएम थे मिखाइल गोर्बाचोव, वहां पे विदेशियों को बोले कि हमारे यहां क्या करो, इन्वेस्ट करो। विदेशियों को इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया गया। जब लोकतंत्र बहाल, धीरे धीरे लोकतंत्र स्टार्ट हुआ, उसी के कारण यहां पे यूएसएसआर से 15 देशों का विघटन हुआ। 15 देशों का विघटन मतलब यूएसएसआर से 15 देश आजाद हुए, जिसमें आप नाम याद रखिएगा, यूक्रेन, यूक्रेन हुआ, तजाकिस्तान, बेलारूस, जॉर्जिया, लिथुआनिया, रूस। सबसे इंपॉर्टेंट कौन हुआ यूएसएसआर में? रूस। और यहीं पे सबसे पहली बार, तो यहां पे याद रखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति के बारे में अगर पूछे कभी भी, प्रथम राष्ट्रपति रसिया के, तो बोरिस येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या मिला है? तो 1991 में ये विघटन हुआ है। उसके बाद यूएसएसआर में सबसे पहला जो देश है जो आजाद हुआ वो है लिथुआनिया। ठीक है, कौन सा 2 सिद्धांत था इस टाइम में? पीएम कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। कौन कौन सिद्धांत दिए? तो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका आर्थिक खुलापन था और ग्लासनोस्ट राजनीतिक खुलापन था। राष्ट्रपति पद का सृजन हुआ, बहुदलीय प्रथा की शुरुआत हुई, प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। ठीक है, चलिए 15 देशों का विघटन हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1991। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। हिटलर का जन्म कहां पे हुआ है? हिटलर, एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ है। ये एक शहर है ब्रनाउ, या ऐसे लिख लीजिए ब्रनाउ,
ये एक शहर है, यहां पे इनका जन्म हुआ है, हिटलर का जन्म हुआ है ऑस्ट्रिया में। ये कौन थे? तो जर्मनी के तानाशाह, जर्मनी के तानाशाह। ये सत्ता में कब आए थे? तो 1933। ठीक है। इनके आत्मकथा का क्या नाम है? अगर कभी पूछे जर्मनी के तानाशाह हिटलर का आत्मकथा का क्या नाम है, तो मीन कैंप या माइन कैंप भी बोला जाता है कभी कभी, मीन कैंप या माइन कैंप। ठीक है। इनकी आखिरी इच्छा क्या थी? आखिरी इच्छा, अगर कभी पूछे आखिरी इच्छा क्या थी हिटलर की, तो हिटलर की आखिरी इच्छा थी कि मृत्यु के बाद इसे दफनाया न जाए, इन्हें क्या किया जाए? जला दिया जाए, इन्हें जला दिया जाए। ठीक है। ये किस पार्टी के संस्थापक या सदस्य थे? तो नाजी पार्टी, जिसे क्या बोला जाता है? नेशन सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है। ये प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग लिए थे, प्रथम विश्व युद्ध में भी विश्व युद्ध में भाग लिए थे। और यहीं पे वर्साई संधि जो हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की वर्साई संधि, उससे नाराज होने के बाद ये, और इनको क्या बोला जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध का खलनायक एक तरह से समझ लीजिए। और इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है 1945 में। अपने पत्नी के साथ आत्महत्या कर लेते हैं, कहा जाता है कि गोली मार के आत्महत्या कर लिए थे। तो 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वो क्या पूछ रहा है? अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए? हमसे क्या पूछ रहा है? अमेरिका में किस देश ने सबसे पहले उपनिवेश स्थापित किए? तो अमेरिका का खोज हम लोग क्या जानते हैं, कौन किया है? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा है अमेरिका को। वेस्ट इंडीज को भी इन्होंने ही खोजा था। ये कहां के थे? तो ये इटली के थे। ठीक है। कब खोजा है? 1492 में, 1492 ईस्वी में खोजा है। ठीक है। और इसमें याद रखिएगा, ये भाई साहब क्रिस्टोफर कोलंबस को जो पैसा खर्च होता था यात्रा करने में, वो स्पेनिश के जो थे ना, स्पेनिश राजा के यहां से आता था। तो स्पेन सबसे पहले अमेरिका में उपनिवेश स्पेन ने स्थापित किया था। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस, वेस्ट इंडीज, आजकल हम लोग नाम जानते हैं क्रिस गेल, यहीं से हैं। ठीक है। वेस्ट इंडीज। उसके बाद ही, इसके बाद ही 16वीं शताब्दी से पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटिश, ये सब भी वहां पे कॉलोनियां बसाना स्टार्ट किया या ये उपनिवेश बनाना स्टार्ट किया। तो अगर आपसे पूछे कि अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, तो स्पेन ने। अगर बाद में पूछे तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछ दे तो क्या रहेगा? जॉर्ज वाशिंगटन, जिनके नाम पर राजधानी भी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनेरी, फिलिक हेटारिया, डाइट। लाल सेना कहां का है? तो रसिया का है, रूस का। उस टाइम में यूएसएसआर हुआ करता था। 1970 के क्रांति, 1917 के रूस की क्रांति के बाद इसका स्थापना हुआ। रूस की क्रांति के पश्चात स्थापना। ठीक है। 1917 की रूस की क्रांति के पश्चात 1918 में स्थापना हुआ। फाउंडर किसे बोला जाता है? लियोन ट्रॉट्स्की को।
ये 1926 तक रहे थे इसके अध्यक्ष एक तरह से, और स्टालिन के विरुद्ध युद्ध का अभियान जारी किए थे। उसके बाद इनको इस पद से हटा दिया गया था। ठीक है, पुलिस कमिश्नर या पीपुल्स कमिश्नर बोला जाता था, पीपुल्स कमिश्नर। ठीक है, चलिए मेजनी का संबंध हमसे क्या पूछ रहा है? जोसेफ मेजनी से पूछ रहा है। जोसेफ मेजनी ये कहां के थे? तो ये इटली के थे। कार्बोनरी संस्था से संबंधित थे, तो कार्बोनरी से संबंधित थे, कार्बोनरी से संबंधित थे। ये कार्बोनरी एक गुप्त संस्था थी, वहां की गुप्त संस्था। और यंग इटली की स्थापना किया था मेजनी ने, यंग इटली की स्थापना। और मेजनी के बारे में कहा जाता है कि इटली का पुनर्एकीकरण में इनका योगदान था। इटली का एकीकरण में प्रमुख योगदान था। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि यंग इटली का स्थापना किसने किया है, तो मेजनी ने। किससे संबंधित था? कार्बोनरी से। ये एक गुप्त संस्था थी और ये कहां के थे? तो इटली के पुनर्एकीकरण में इनका योगदान था। लाल सेना के बारे में समझिए गए, रूस से संबंधित है, यूएसएसआर से संबंधित है। 1970 के रूस के क्रांति, 1917 के रूस के क्रांति के पश्चात स्थापना हुआ। 1918 में स्थापना हुआ। फाउंडर लियोन ट्रॉट्स्की था। 1926 तक रहा है। पीपुल्स कमिश्नर इसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ है। 1914 से 18 तक हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ? तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? तो ब्रिटिश था, अमेरिका था। बाद में अमेरिका 1917 में अमेरिका आया था और 1917 में ही रसिया क्विट कर दिया था, क्योंकि उसके यहां खुद ही गृह युद्ध चालू हो गया था। रशियन क्रांति स्टार्ट हुई थी, रूस की क्रांति। तो मित्र राष्ट्र जीत किसकी हुई? तो जीता मित्र राष्ट्र। कौन से संधि से युद्ध खत्म हुआ? तो वर्साई की संधि से। ठीक है, वर्साई की संधि से। और एक चीज याद रखिएगा, ये प्रथम विश्व युद्ध में ही 14 सूत्री कार्यक्रम, 14 सूत्री कार्यक्रम किसने दिया है? तो वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन, ये कौन थे भाई साहब? वुडरो विल्सन ये यूएस के प्रेसिडेंट थे। यूएस प्रेसिडेंट, 28th यूएस प्रेसिडेंट। कब से कब रहे हैं? तो 1913 टू 21 तक, 1913 से 21 तक ये यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं। इनको 1919 ईस्वी में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 19 हुआ था ना। ठीक है, 1919 ईस्वी में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। नोबेल शांति पुरस्कार क्यों मिला होगा? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है उसको खत्म करवाने में वुडरो विल्सन का योगदान था। उसी के कारण इसे नोबेल पीस प्राइज मिला था। 14 सूत्री कार्यक्रम से ही राष्ट्र संघ की स्थापना आता है। राष्ट्र संघ की स्थापना, राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, 1920 में हुआ है। चलिए, राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ है। इसमें और भी हुआ है, जैसे याद रखिएगा यहां पे स्टार्ट हुआ था कि रसिया को खाली कर दो, रूस को खाली कर दो, उसे लोकतंत्र बनने दो। ठीक है, और भी 14 सूत्रीय कार्यक्रम में था कि आर्थिक रूप से मान के चलिए कि युद्ध हो रहा है, युद्ध हो या शांति, मगर समुद्र में
व्यापार में क्या प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, व्यापार खुले तौर पर चलते रहना चाहिए। ठीक है, यही 14 सूत्री कार्यक्रम, और किसने करवाया? तो वुडरो विल्सन ने। और इसमें क्या था? तो 4 बिग प्लेयर का नाम आता है, 4 बिग। तो एक थे कौन? वुडरो विल्सन, जॉर्ज क्लीमेंसो फ्रांस के, और लॉयड जॉर्ज थे वो ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश। और एक और नाम याद रखेगा, ऑरलैंडो, ऑरलैंडो। ये कहां के थे? तो ये इटली के थे। यही 4 बिग 4 बोला जाता है इसको। ठीक है, बिग 4 बोला जाता है, बिग 4 इसे बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा वुडरो विल्सन है। वुडरो विल्सन के बारे में याद रखिएगा, ये यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। राष्ट्रसंघ के फाउंडर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, राष्ट्रसंघ के फाउंडर। और कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रसंघ और अभी का राष्ट्रसंघ में अंतर है, संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ में अंतर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, खान उद्योग से, परिवहन उद्योग से? आंसर हमारा होगा वस्त्र उद्योग से। कब हुआ? तो 1760 ईस्वी में। अब इसके लिए जानिए कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का वस्त्र उद्योग से क्यों शुरू हुआ होगा। तो भारत कब्जे में था, तो यहां से कपास इसको सस्ते दामों पर मिल रही थी। ठीक है, कपास सस्ते दामों पर, मजदूर भी सस्ते तौर पर मिल रहे थे, और इनके पास उपनिवेश बहुत ज्यादा था। तो मान के चलिए भारत जैसे सोने की चिड़िया जिसके हाथ में आ गया, जिसके हाथ में भारत जैसे सोने की चिड़िया, उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी। तो जब पैसे की कमी नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? वो उद्योग धंधा उनका बढ़ना शुरू हो जाएगा, उद्योग धंधे में पैसा लगाना शुरू करेंगे, मजदूर कम पैसे में इनको मिलने लगेंगे। कपास यहां से कच्चे माल ले जाके बना के फिर हमारे यहां ही डंप किया जाता था। तो इनके पास क्या था? कच्चे माल का भी स्रोत था, और बेचना जहां पे है, क्योंकि इनके पास उपनिवेश बहुत ज्यादा था, तो सब जगह ये बेच रहे थे। इसीलिए वस्त्र उद्योग से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई इंग्लैंड में 1760 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई है? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड डफरिन कब से कब तक रहे हैं? 1884 से 88। लॉर्ड लिटन यही है ना, 1876 से 80। लॉर्ड रिपन 1880 से 84। ठीक है, लॉर्ड मेयो 1869 से 72। ये इनका कार्यकाल रहा है। और हमसे क्या पूछ रहा है? भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई है? तो प्रथम जनगणना हुई है 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ है 1872 ईस्वी में। अगर पूछ ले कि नियमित जनगणना, तो 1881 में स्टार्ट हुआ है। 1881 से नियमित जनगणना, नियमित जनगणना। ठीक है, प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ है। इन्होंने ही मेयो कॉलेज की स्थापना किया है, मेयो कॉलेज की स्थापना, मेयो कॉलेज की स्थापना इन्हीं के शासन काल में हुआ है। चलिए कुछ और चीज आप देख लीजिए। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में क्या हुआ है? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है, आंग्ल बर्मा युद्ध, जिसके पश्चात बर्मा का विलय पूर्ण रूपेण भारत में हुआ है, बर्मा का विलय भारत में। ठीक है, 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई।
ठीक है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई है लॉर्ड डफरिन के टाइम में। चलिए लॉर्ड लिटन के बारे में भी कुछ जान लीजिए। 1876 से 80 में इनका कार्यकाल रहा है। इनके कार्यकाल में प्रथम दिल्ली दरबार हुआ है, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में। इसी समय में कैसरे हिंद क्या उपाधि, कैसर ए हिंद की उपाधि महारानी एलिजाबेथ को दिया गया, एलिजाबेथ को दिया गया। चलिए प्रथम यहां पे एक चीज और याद रखेगा, लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में है? तो लॉर्ड लिटन के समय में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 में आया था। और इसका मतलब क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब था कि देसी पत्र का जो है, देसी पत्रिका, कोई भी न्यूज़पेपर अपने भारत का जो है उस पे प्रतिबंध लगाया गया था एक तरह से, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और एक चीज और याद रखिएगा, सिविल आईसीएस की एग्जाम, आजकल जैसे हम लोग यूपीएससी या आईएएस जानते हैं, उस समय में आईसीएस की एग्जाम हुआ करती थे, ठीक है। उसके जो प्रवेश परीक्षा है उसमें आयु, उसके प्रवेश परीक्षा में आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, घटाकर 19 वर्ष। तो इनके लॉर्ड लिटन के टाइम में प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में कैसरे हिंद की उपाधि महारानी एलिजाबेथ को दिया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया और आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस में जो आयु था उसको 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। चलिए लॉर्ड रिपन के बारे में जान लीजिए। इनको भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक, ठीक है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोला जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। इनका कार्यकाल 1880 से 84 था। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कब? 1882 ईस्वी में। ये हंटर आयोग इसी के समय में आया था, हंटर आयोग। हंटर आयोग किस चीज के लिए, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सुधार और परिस्थिति की समीक्षा के लिए लाया गया था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। स्थानीय स्वशासन भी इन्हीं के समय में आया, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। और 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में ही नियमित जनगणना शुरू की गई, नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। और इनको भारत का उद्धारक किसने बोला, तो भारत का उद्धारक इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोला, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लॉर्ड मेयो के बारे में एक चीज याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो भाई साहब को पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार के हत्या कर दी गई थी, चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, हत्या कर दिया गया था, शेर अली द्वारा हत्या कर दिया गया, ठीक है। चलिए तो देखिए इसके बारे में जरूर आप याद रखिएगा, स्टार करके रख लीजिएगा कि लॉर्ड रिपन के टाइम में
स्थानीय स्वशासन का ये जनक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द हुआ, हंटर आयोग आया, नियमित जनगणना का शुरुआत हुआ, और इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, लखनऊ, तमिलनाडु और मुंबई। वहाबी आंदोलन ये पटना से संबंधित था, पटना से संबंधित, तो आंसर हमारा पटना हो जाएगा। बरेलवी इनके नेता थे, बरेलवी इनके नेता थे, और इनका कहना था कि हजरत अली के मुस्लिम को, हजरत अली के जो मुसलमान एक तरह से पद्धति है उसको क्या करना, पुनर्स्थापना करना। हजरत अली के इस्लाम को पुनर्स्थापना करना। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना, दारुल इस्लाम बनाना। और इसी वहाबी आंदोलन के बारे में याद रखिएगा कि वहाबी आंदोलन के बाद ही भारत में राष्ट्रद्रोह की व्यवस्था शुरू हुई। राष्ट्रद्रोह की व्यवस्था वहाबी आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो पटना इसका केंद्र है। इसके नेता बरेलवी हजरत अली के इस्लाम के पुनर्स्थापना करना या दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना था। राष्ट्रद्रोह की व्यवस्था शुरू हुई थी, सबसे प्रथम बार राष्ट्रद्रोह यहीं पे आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, भारतीय कारखाना अधिनियम 1911, और इसमें से कोई नहीं। हमसे क्या पूछ रहा है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा? तो बच्चों की सुरक्षा का जो अधिनियम था वो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में हुआ था। और ये किसके टाइम में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के टाइम में, जिनका कार्यकाल पता है ना, 1880 से 84। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे, कम आयु के बच्चे मजदूरी नहीं कर सकते। ठीक है, मजदूरी नहीं कर सकते। 7 से 12 वर्ष के बच्चे 9 घंटे से ज्यादा मजदूरी नहीं कर सकते, 9 घंटे से ज्यादा मजदूरी नहीं कर सकते। और एक चीज और याद रखिएगा, समान काम, समान कार्य के समान वेतन नहीं लागू था, वेतन नहीं लागू था। स्त्रियों के लिए एक तरह से याद रखिएगा, अगर स्त्री समान काम भी कर रही है तो इनको समान वेतन पुरुषों की अपेक्षा कुछ कम ही मिलेगा। ठीक है, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को मजदूरी नहीं करना था। 7 से 12 वर्ष के बच्चे 9 घंटे से ज्यादा 9, ठीक है, मजदूरी नहीं कर सकते। चलिए यहां पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक और चीज इसमें है कि 4 दिन का छुट्टी जरूर मिलेगा मंथ में, 4 दिन की छुट्टी मंथ में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 17 की अवधि को क्या कहा जाता है? हमसे क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 17 की अवधि को क्या कहा जाता है? हम लोगों ने आईएनसी के जो आंदोलन काल है उसको 3 भागों में बांटा है। 1885 से 1905,
1905 से 17, कहीं कहीं पे 19 में लिखा होगा, 1917 से 47। ठीक है, 1885 से 1905 को हम लोगों ने उदारवादी चरण माना है, उदारवादी चरण। 1905 से 17 हम लोगों ने उग्रवादी चरण माना है, उग्रवादी चरण। और 1917 से 47 हम लोगों ने गांधीवादी बोला है, गांधीवादी। 1885 से 1905 का जो उदारवादी चरण है, इसमें पढ़े लिखे लोग, वकील लोग का क्या था, दबदबा था। ये लोग आराम से अनुनय विनय करके अंग्रेजों से बात करते थे किसी चीज के लिए। मगर इसी के विरोध में 1905 से 17 जो है उग्रवादी चरण, उसमें लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, इस टाइप के नेता जो उग्र विचारधारा से संबंधित थे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 1905 से 17 की अवधि को कहा जाता था तो उग्रवादी चरण कहा जाता था। ठीक है, उग्रवादी धारा से ये थे। और 1917 से 47 गांधीवादी युग आया था, जिसमें गांधी जी का पदार्पण हुआ और गांधी जी एक तरह से पूरे मूवमेंट को लीड किया था, पूरे मूवमेंट को। बाबू क्या लिख रहे हो, कैसर हिंद महात्मा गांधी को दिया गया था। अरे बाबू आप पहले वहां पे सुनो क्या लिखा हुआ कि 1877 में कैसर हिंद किनको दिया गया है, दिल्ली दरबार में साम्राज्ञी को दिया गया है। 1877 ईस्वी में आप जो बोल रहे हो कि महात्मा गांधी को दिया गया, तो गांधी जी का तो जन्म ही 1869 में हुआ है, तो 8 वर्ष के बाद ही गांधी जी को कैसरे हिंद दिया जाएगा, कैसे? आप खुद समझो ना, 1877 वहां पे लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत हो। कैसरे हिंद इनको मिला था, प्रथम दरबार में, दिल्ली दरबार में दिया गया था। ठीक है बाबू, दिल्ली दरबार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर हमारा उग्रवादी चरण हो गया। 3 चरण में हम लोगों ने आईएनसी के मूवमेंट को बांटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन के बारे में जान लीजिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कब हुआ? तो ये हुआ है 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ है। इसके नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी थे। 1 अगस्त 1920 को ही यहीं पर आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी का मृत्यु हो गया था। तिलक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद तिलक स्वराज फंड की व्यवस्था हुई। तिलक स्वराज, तिलक फंड, 1 करोड़ रुपया चंदा जुटाना था। 1 करोड़ रुपया चंदा जुटाना था। अब हमसे क्या पूछ रहा है? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, और यह निलंबित क्यों हुआ? तो निलंबित हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। तो चौरी चौरा कब हुआ है? 4, कहीं कहीं पे आपको 4 फरवरी रहेगा, कहीं कहीं पर 5 फरवरी रहेगा। तो इस दोनों को याद रखिएगा, जहां पे ऑप्शन जो आए वो आप लगाइएगा। तो 4 फरवरी और 5 फरवरी 1922 को खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे, कुछ दिनों पहले एक गोली चल गई थी, उसके विरोध में चौरी चौरा में क्या हुआ कि यहां पे जो विरोध कर रहे थे वो 21 पुलिसकर्मी सह एक थानेदार को जला दिया था। पुलिस चौकी को ही जला दिया, पुलिस चौकी को जला दिया। कितने लोग थे? तो 21 + 1 लोग थे, मतलब 22 लोगों की मृत्यु हुई।
इसी के कारण गांधी जी जब देख लिए कि हिंसा शुरू हो गई है तो ये आंदोलन वापस ले लिए 12 फरवरी को। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस। इनका विरोध कौन कौन किया था महात्मा गांधी जी का? तो सुभाष बाबू किए थे, जवाहरलाल नेहरू किए थे, ये इन लोगों ने इनका विरोध किया था। और देखिए गांधी जी बहुत तेज इस मामले में रहे। गांधी जी इस मामले में बहुत तेज थे क्योंकि उनको पता था कि जब आप जला दिए हो चौरी चौरा, ब्रिटिश के जो अधिकारी थे उसको जला दिए, एक तरह से समझिए सत्ता के लोगों को आप क्या किए हैं, जला दिए हैं, तो अब सत्ता क्या करेगी, रिटेलिएट करेगी। तो रिटेलिएट करेगी तो बहुत मार मारेगी, है ना। गांधी जी को पता था कि अब बहुत मार मारेगी और घर से खोज खोज के मारेगी। उसके कारण ये बहुत जल्दी में ये आंदोलन वापस ले लिए और लोगों को मार खाने से, यहाँ के आंदोलनकारियों को प्रताड़ित होने से बचा लिए थे। तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण यह स्टार्ट कब हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को। खत्म कब हो गया? तो 12 फरवरी 1922 को। गांधी जी लीड कर रहे थे, इसी टाइम में तिलक जी का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? कांग्रेस समाजवादियों को, आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतकारों को, रानी गोडिनल्लू द्वारा नीत लोगों को। देखिए लाल कुर्ती किससे संबंधित है? तो खुदाई खिदमतगार से। इसके नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। फ्रंटियर गांधी पाकिस्तान चले गए थे बंटवारा के बाद, बलूचिस्तान के तरफ रह रहे थे पाकिस्तान। और यही खान अब्दुल गफ्फार खान जी ही पहले विदेशी लोग हैं, पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला था। तो पहले विदेशी व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला था, जिसे भारत रत्न मिला। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि पहला विदेशी व्यक्ति का नाम बताएं जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार में लाल कुर्ती, ये लोग लाल कलर का क्या पहनते थे? कमीज पहनते थे, इसीलिए ये लोग लाल। ये किस लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन के लिए, आंदोलन के समर्थन के लिए, गांधी जी को समर्थन देने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या पूछ रहा है? जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था। जगदीशपुर में कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। 1857 में ये बिहार का लीड कर रहे थे या जगदीशपुर रियासत का लीड कर रहे थे 1857 के विद्रोह में। मृत्यु होने के बाद बाबू अमर सिंह बन गए। इनके ही छोटे भाई थे और इनके प्रधान बने थे हरकिशन सिंह। हरकिशन सिंह इनके प्रधान। तो आंसर हमारा हरकिशन सिंह होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1936 ईस्वी में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह है एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, गोंड बख्श आंदोलन। आंसर हमारा है बख्श आंदोलन। ये बिहार में चलाया गया था। किसके द्वारा? बिहार प्रांतीय किसान सभा के द्वारा। अगर कभी भी पूछे किसके द्वारा चलाया गया तो बिहार प्रांतीय किसान सभा। और इसके नेता कौन थे? तो राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा
स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, पंचानंद शर्मा, ठीक है, ये बिहार में थे। अब मोपला विद्रोह के बारे में याद रखिएगा, मालाबार क्षेत्र में हुआ था, मालाबार क्षेत्र। ये कहां पे है? तो ये केरला में है। ये मोपला लोगों ने यहां पे विद्रोह किया था। मोपला ने किसके विरुद्ध? तो जमींदार प्लस ब्रिटिश के विरुद्ध, ब्रिटिश के विरुद्ध किया था। ठीक है। एका आंदोलन भी जमींदारों के विरुद्ध किया गया था, जमींदारों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध। ये कहां पे किया गया था? तो यूपी में किया गया था, जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। जितने भी पहले विद्रोह हो रहे थे वो जमींदार या ब्रिटिश के ही खिलाफ किया जा रहा था। ठीक है, तो आंसर हमारा सी होगा, बख्श आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? नेपाल में लोकतंत्र के लिए कौन सा, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। संघर्ष में नेपाल नरेश की सहमति। एक बात बताइए, नेपाल नरेश मतलब हो जाता है राजा। कभी भी राजा आपको लोकतंत्र के लिए सहमति प्रदान करेगी? कभी नहीं होगा, क्योंकि कभी नहीं चाहता है राजा या कोई भी कि हमारे हाथ से सत्ता कहीं और चल जाए। ठीक है, कल चल के आप लोगों में से ही कोई अगर बन जाइएगा राजा कहीं के, या बिहार के सीएम या कुछ भी बन जाएगा, तो वो चाहिएगा कि हमारी सत्ता कहीं और चल जाए, चाहिएगा कि अनुवांशिक हो जाए, मेरे बाद मेरा बेटा मेरा पौधा ऐसे बने। तो नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा, नेपाल में प्रथम बार लोकतंत्र आया था 1951 में, जिसको फिर से खत्म कर दिया गया था 1960 के दशक में। यहां पे हमसे पूछ रहा है लोकतंत्र के संघर्ष में, तो संघर्ष में एक राजनीतिक दल का नेतृत्व, संघर्ष को सफल बनाने के लिए विदेशी आक्रमण, 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन। ये आंसर हमारा है 7 गठबंधनों, राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन। देखिए ये स्टार्ट कब हुआ नेपाल में? नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष 2006 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। और ये स्टार्ट क्यों हुआ कि यहां के जो राजा थे ज्ञानेंद्र जो राजा थे, वो यहाँ की लोकप्रिय जो सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया गया था। लोकप्रिय सरकार को बर्खास्त कर दिया, तो यहाँ के लोग और यहाँ के जो सत्ता के जो राजनीतिक दल थे वो सभी क्या किए? गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया था, विरोध करना स्टार्ट किया ज्ञानेंद्र का, और गृह युद्ध होना स्टार्ट हो गया। इस गृह युद्ध में राजा से 3 मांगे थी, 3 मांग। पहला मांग था संसद की बहाली, दूसरा था संयुक्त मोर्चा की सरकार, मतलब सभी दलों की सरकार, संयुक्त दलों की सरकार, और तीसरा था संविधान सभा की मांग, नई संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग। 2008 ईस्वी में क्या हुआ? नेपाल के राजा जो ज्ञानेंद्र थे वो हट गए और यहाँ पे सत्ता आई किसके पास? पीएम के पास। और यहाँ पे पीएम पहले कौन बने? पुष्प कमल दहल प्रचंड, यही बने थे। इसके बाद 2008 में पीएम, और 2015 ईस्वी में नेपाल में संविधान लागू हुआ। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे नेपाल में संविधान कब लागू हुआ, तो 2015 ईस्वी में संविधान लागू हुआ। और एक चीज और याद यहां पे रखिएगा, इसी 2006 के लोकतंत्र बहाली के बाद अंतिम विश्व का जो अंतिम हिंदू राजशाही था, अंतिम हिंदू राजशाही, वो समाप्त हो गया। विश्व में अंतिम हिंदू जो राजशाही था या राजा थे वो समाप्त हो गए। अंतिम राजा कौन होंगे? ज्ञानेंद्र।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन। ठीक है, 2008 में पीएम बने थे पुष्प कमल दहल प्रचंड। स्टार्ट कब हुआ, 2006 ईस्वी में। उस समय में राजा कौन थे, तो ज्ञानेंद्र। ठीक है, 3 मांग थी, संसद, उसके बाद सत्ता में सभी दलों की भागीदारी और नई संविधान सभा की मांग। 2008 ईस्वी में पीएम कौन बने, पुष्प कमल दहल प्रचंड। और 2015 ईस्वी में संविधान सभा, वहां पे संविधान लागू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह है अब्राहम लिंकन जी का। जॉर्ज वाशिंगटन, अरस्तु के बारे में पता है, अरस्तु ने क्या बोला था, कि जॉर्ज वाशिंगटन ने बोला था कि अकेला रह लो मगर किसी भी गलत व्यक्ति के साथ मत रहो, उनके साथ बैठो जो आपके लेवल का हो। इनका कहना था कि पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोगों के साथ बैठो, अगर उनके साथ नहीं बैठ रहे और मूर्ख साथ बैठ रहे हो, उससे अच्छा है कि अकेले रहो। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा अब्राहम लिंकन जी हो जाएंगे। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान, मतलब अभी समझ लीजिए कि दिल्ली हो या बिहार हो, बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम चल रही है, वहां पे किसकी भूमिका सबसे ज्यादा है, तो विपक्षी दल की, मीडिया की और सत्तारूढ़ दल की। अब देखिए यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दिल्ली में अभी ORN में बहुत ज्यादा पानी जमाव हो गया, जिसके कारण 3 दुखद मृत्यु हो गई। ठीक है, लाइब्रेरी में। तो ये एक घटना हो गई, समस्या हो गई वहां पे, पानी जमाव का, जल जमाव का एक समस्या हो गया अभी दिल्ली में। अब उसके लिए कौन कौन किस किस का महत्वपूर्ण भूमिका होगा, तो विपक्षी दल वहां पे क्या करेगी, धरना देगी, प्रदर्शन करेगी। ठीक है, लोगों को जागरूक करेगी। मीडिया का क्या काम है, वहां का सच्चाई बताना कि देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, किस टाइप के लाइब्रेरी है, किस टाइप का सड़क है, किस टाइप का सीवेज है। सत्तारूढ़ दल का क्या है कि सभी का बातें सुनकर इस पर कानून बनाना। ठीक है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाना। तो क्या हो जाएगा, तीनों का काम है, मतलब इनमें सभी का। आंसर हमारा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 1950 में, 26 जनवरी 1950। ठीक है, भारतीय संविधान स्टार्ट कब हुआ, बनना कब स्टार्ट हुआ, तो 9 दिसंबर 1946। बना कब, 26 नवंबर 1949। बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 18 दिन। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष प्रथम कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए 3-4 क्वेश्चन आपको मिला, है। अगर क्वेश्चन पूछे लागू कब हुआ तो 1950 में, बनना कब स्टार्ट हुआ तो 9 दिसंबर 1946, कब बन गया तो 26 नवंबर 1949, कितना समय लगा तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हमसे क्या बोल रहा है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, मतलब अभी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जी हैं उनका नियुक्ति किन्होंने किया है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग। आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी करते हैं और इनके बारे में याद रखिएगा, ये पद पे तब तक बने रहेंगे, ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ऐसे समझिए कि अगर कोई आदमी 59 वर्ष में बना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो वो 65 वर्ष तक रहेगा। अगर कोई आदमी 62 वर्ष में बना है तब भी वो 65 वर्ष तक ही रहेगा। ठीक है, कोई 58 में बन गया है तो वो 64 वर्ष तक रहेगा, 65 नहीं होगा। ठीक है, इनको हटाया कैसे जा सकता है? तो क्या करके, महाभियोग लगा के। ठीक है, चलिए इतना नहीं वो करेगा, आपसे इतना याद रखिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रपति की सही शक्ति है? अपनी पसंद के अनुसार किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहते हुए भी प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। जिस सांसद को चाहे मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त कर सकता है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। आंसर ये होगा, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और इनके पास, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है। इसमें 3 वीटो पावर, एक होता है आत्यंतिक वीटो पावर, दूसरा होता है निलंबनकारी, तीसरा होता है पॉकेट वीटो पावर। अब इसमें याद रखिएगा, इस 3 पॉकेट वीटो पावर, इस 3 वीटो पावर में आत्यंतिक जो है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई विधेयक गया है वो रख सकते हैं, अगर मन नहीं है साइन का तो कुछ दिन और रख सकते हैं। निलंबनकारी में क्या है कि इनको क्या है कि विधेयक को क्या करना है, फिर से वापस कर देना है संसद को। अगर संसद वही विधेयक को फिर से रिपीट इनके पास भेज देगा तो इनको साइन करना पड़ जाएगा। ठीक है, और पॉकेट वीटो पावर में क्या है कि ये विधेयक को ना तो निलंबन करेंगे, ना ही साइन करेंगे, ना ही निलंबित करेंगे, और उसको एक तरह से छोड़ देंगे क्या में, विरामावस्था में। तो 3 वीटो पावर है राष्ट्रपति के पास, और इसमें क्या है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये आ जाएगा निलंबनकारी वीटो में। निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति महोदया अभी जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके पास 3 वीटो पावर है। ठीक है, तो निलंबनकारी, ये पारित को पुनर्विचार के लिए भेजेंगे और फिर से वापस अगर आ गया तो इनको साइन करना पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, अधीनस्थ न्यायालय और निर्वाचन आयोग। आंसर हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का या जिला कोर्ट का, जितना भी इनके अधीनस्थ न्यायालय है या पंचायत का ही कुछ हो, वो सभी को ये निरीक्षण कर सकते हैं। एससी, सुप्रीम कोर्ट। और इनको कौन देता है? तो 131, 132, 133। ठीक है, तो अधीनस्थ कार्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? हमसे क्या पूछ रहा है कि विधान मंडल मतलब राज्य के विधानमंडल के बारे में बात हो रहा है बाबू। अगर केंद्र का होगा तो लोकसभा या राज्यसभा हो जाएगा, मगर यहां पे विधानमंडल का बात हो रहा है, मतलब राज्य से संबंधित है।
का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह तक। 6 माह तक रह सकता है, सबसे अधिक 6 माह तक। और ये कौन देता है? तो आर्टिकल 164। अगर कभी भी पूछे किस आर्टिकल में है तो 164 आर्टिकल में 6 माह के लिए ये रह सकते हैं। मान के चलिए कल आप में से किसी को मतलब मन हुआ कि राजनीति ज्वाइन करना है और नीतीश कुमार जी का मन हुआ कि इसे बना देते हैं मिनिस्टर, और आप किसी भी मतलब विधानमंडल, कोई भी विधानसभा या विधान परिषद किसी के भी सदस्य नहीं है, तब भी आपको 6 महीने तक ये रख सकते हैं। और ये पावर इनको कौन देता है? तो आर्टिकल 164। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया मासिक वेतन है। पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, सघन कृषि, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक पशुचारण। आंसर है अत्यधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि ह्रास, वहां पे बहुत ज्यादा उपज हो रही है ना, हरित क्रांति का भी वहीं पे सबसे ज्यादा प्रभाव था। गेहूं, चावल, यही सब उपजाते हैं। तो गेहूं चावल में क्या होता है? पानी का ज्यादा खपत होता है। तो पानी का जब ज्यादा खपत होगा सिंचाई के लिए, तो नीचे से पानी निकाला जा रहा है ना, उसके कारण क्या हो जाता है? कटाव होगी या कुछ भी होगी तो भूमि ह्रास होता है। तो आंसर अत्यधिक सिंचाई के कारण। नेक्स्ट, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। आंसर है तमिलनाडु नहीं है, ओडिशा में सबसे ज्यादा होता है। और भंडार कहां पे है? तो कर्नाटक में। ओडिशा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट भी होता है। और अगर विश्व में कभी भी पूछे मैग्नीज का तो वो है साउथ अफ्रीका, विश्व में। और भारत में सबसे ज्यादा कहां पे? तो ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। यहां पे हमसे पूछ रहा है महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, तो वो है तमिलनाडु। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? CaCO3 होता है। चूना पत्थर का उपयोग उद्योग सीमेंट में होता है, सीमेंट में होता है। एल्युमिनियम का भी उपयोग होता है, लोहा का भी होता है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है। भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई? भारत में टेलीफोन की सेवाएं 1881 ईस्वी में ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी को, ये टेलीफोन कंपनी को एक्सचेंज कर दिया गया था। कहां पे? तो कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद और मद्रास। एक्सचेंज खोलने के लिए दिया गया था 1881 में कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद और मद्रास में। ठीक है, गुड आफ्टरनून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थल मिट्टी, मरुस्थल भारत में किधर है? तो वो है राजस्थान के तरफ। राजस्थान किधर होगा? तो देख लीजिए, पूर्वोत्तर भारत में नहीं है, भारत के पश्चिम शुष्क भाग में, दक्षिण भारत में, झारखंड में। झारखंड में नहीं है। दक्षिण भारत में कौन आ जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, ये सब आ जाता है। पश्चिम शुष्क भाग में ऐसे समझ लीजिए राजस्थान आ जाता है, गुजरात आ जाता है। तो राजस्थान में भी है मरुस्थल। तो आंसर हमारा हो जाएगा भारत के पश्चिम शुष्क भाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कालाहांडी खनिज क्षेत्र किस राज्य में विद्यमान है? कालाहांडी ओडिशा में है, ओडिशा में। और यहीं पे सबसे ज्यादा बॉक्साइट, ओडिशा। आंसर हमारा बी हो जाएगा, ओडिशा में। चीफ मिनिस्टर चेंज हो गया है, नाम जरूर याद रखिएगा, मोहन चरण मांझी।
माझी जी से याद रहेगा ना, माझी वहां पे भी हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहां लगाया गया है? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। गुजरात में। किसने लगाया है? अडानी समूह ने। इनका कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एनर्जी पावर लिमिटेड है। विनीत जैन इनके कर्ता धर्ता हैं। ये कहां पे किए हैं? कच्छ में। ठीक है, गुजरात में किए हैं। 30 गीगावाट तक का ये बनाना है। अभी इनके पास 2 गीगावाट है, 2025 में 4 गीगावाट और ऐड हो जाएगा। और खर्च कितना ये करेंगे? 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट पर खर्च करेंगे। ठीक है, तो 30 गीगावाट का यहां से उत्पादन करने का प्लान है। ये कहां पे है? तो गुजरात में है। अडानी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। 2 गीगावाट अभी है, 2025 में 4 गीगावाट और जोड़ लिया जाएगा। और हर 5 साल पर 5 गीगावाट को क्या है? ऐड करना है। और 1.5 लाख करोड़ रुपया इस पर खर्च होगी। तो आंसर हमारा गुजरात। सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। ये कहां पे? ये गोरखपुर होगा, गोरखपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे हो जाएगा कलकत्ता। दक्षिण मध्य रेलवे हो जाएगा सिकंदराबाद। और क्या है? पश्चिम मध्य रेलवे, ये हो जाएगा जबलपुर। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरकटियागंज में कौन सा उद्योग स्थापित है? नरकटियागंज में चीनी है। जूट तो समस्तीपुर में भी होता है। सूती वस्त्र पटना, मोकामा। जूट पूर्णिया, समस्तीपुर। ठीक है, चलिए, तो आंसर हमारा चीनी। भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? जल संसाधन। जल संसाधन है पंचायत से संबंधित, पंचायत से 243 से। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। मृदा संसाधन संरक्षण, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण, भारतीय संविधान धारा, ये आंसर है। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर, राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर। मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया था। जल संसाधन संरक्षण पंचायत से संबंधित है, 243 घ से यह संबंधित है। ठीक है, तो आपसे कभी पूछे तो ये याद रखिएगा, 42वें संविधान से ये राज्य सूची से समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट में चला गया। भारत के कितने रुपए के नोटों पर सांची स्तूप का चित्र बना है? 10 रुपये पर तो कोणार्क का मंदिर है। कोणार्क मंदिर कहां पे है? उड़ीसा में। 100 रुपये पर रानी का वाव है। 50 रुपये पर हम्पी है। 200 रुपये पर सांची स्तूप है।
ठीक है। दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? इगू है द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। इसका है किन्स, आंसर हो जाएगा किन्स, बी आंसर हो जाएगा। पीगू है द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं राष्ट्रपति रूजवेल्ट, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, राल्फ नादर, इनमें से सभी। आंसर है राल्फ नादर, 1962 में अमेरिका। अगर आपसे कभी पूछे कि उपभोक्ता आंदोलन सबसे पहले कहां पे हुआ, तो अमेरिका में हुआ था। कब हुआ? तो 1962 में हुआ। किस इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो राल्फ नादर माने जाते हैं। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2005 में। यह 7 वर्षों तक रहा। 2012 में यह NHM में शामिल हो गया। ठीक है, तो 7 वर्षों तक रहा। आंसर हमारा 2005 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना होगा, गैर योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है। किस अनुशंसा के द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकार को गैर योजना अनुदान देती है? मान के चलिए भारत सरकार बिहार सरकार को किस के अनुशंसा पर रुपया देती है? तो वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर है वित्त आयोग, आर्टिकल 275 यही परिभाषित करती है। अनुच्छेद 275 में यह है। और वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि भारत सरकार को बिहार, तमिलनाडु, जैसे अभी रुपया मिला है ना, रुपया नहीं मिला मगर योजना तो मिला है बिहार को। जैसे हमारे यहाँ के नेता क्या बोलते हैं? विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, विशेष राज्य। ठीक है, आप मांग करिए विशेष राज्य का दर्जा, मगर आप उसका तुक भी तो समझिए। अगर हमको पैसा मिल रहा है, हमको जो जो सुविधा चाहिए वो मिल जाए, तो ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर यहां पे क्या है ना, मुद्दा कुछ और उठा देना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा वित्त आयोग। चलिए नेक्स्ट। वालर नृत्य किनके द्वारा मनाया जाता है? गरासिया, ये राजस्थान में है। कालबेलिया मतलब समझिए सर्प का, सांप का जो होता है ना, सपेरा मनाता है सांप का। ठीक है, बंजारे का तो नाच होता है। घूमर नृत्य समझ लीजिए एक तरह से, घूमर नृत्य। मवाई स्टंट वाला देखे हैं कभी कभी आप लोग, या हम लोग कभी कभी रोड पर देखिएगा, स्टंट कर रहा है अपने शरीर से। स्त्री मतलब लड़की लोग स्टंट कर रही है, अलग अलग तरह से अटखेलियां कर रही है, तो मवाई लोग स्त्री। तो आंसर हमारा डी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तवांग मठ कहां स्थापित है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है ये। तवांग नदी के किनारे अवस्थित है, तवांग नदी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम याद रखिएगा, पेमा खांडू। पेमा खांडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूगो
स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? यूगोस्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड। बेल्जियम, ब्रसेल्स। ये ईयू का हेडक्वार्टर है, ईयू का हेडक्वार्टर है, प्रशासनिक विंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन विंग का हेडक्वार्टर है ईयू का ब्रसेल्स में। दशमक नहीं, दमिश्क होगा। ये सीरिया की राजधानी है, जहां पे आईएसआईएस का क्या है, कब्जा रहता है। ताशकंद, यहीं पे मृत्यु हुई थी किसकी? भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री। उज्बेकिस्तान। ठीक है, विवादास्पद मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बेलग्रेड। चलिए नेक्स्ट, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहां पर स्थित है? नोबेल म्यूजियम विश्व में कहां पर स्थित है? स्टॉकहोम। यह किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित है ये, नोबेल पुरस्कार से संबंधित। नोबेल पुरस्कार किसके याद में है? नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के याद में। ठीक है, कब शुरू हुआ है शुरुआत नोबेल पुरस्कार देने की? 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया था? तो डायनामाइट का। कब? 1867 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति, साहित्य, भौतिकी, फिजिक्स के, रसायन, केमिस्ट्री, उसके बाद अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के विषय में। ठीक है, चलिए और भी है कुछ। तो आंसर हमारा स्टॉकहोम है, स्वीडन के ही थे अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, नोबेल म्यूजियम का स्टॉकहोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में? आंसर स्विट्जरलैंड, जेनेवा। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा 1948 भारत शामिल हुआ। ठीक है, ये इसके पेरेंट का क्या नाम है? पेरेंट कंपनी एक तरह से होता है ना, तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें कितने देश हैं? तो 194 देश, 194 देश शामिल है। जेनेवा में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड में। 1948 में यह बना, भारत 1948 में शामिल हुआ, और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसका क्या है? पेरेंट है। ठीक है, 194 देश इसमें शामिल है। इसके अभी डायरेक्टर का क्या नाम है? मार्गरेट चेन। और उप महानिदेशक का जरूर याद नाम रखिएगा, उप महानिदेशक स्टार मार्क करके रखिएगा, ये अपने ही भारत की हैं, सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन। और सौम्या स्वामीनाथन से आप एक चीज याद रखिएगा, ये MS स्वामीनाथन जी की पुत्री हैं, जो भारत के हरित क्रांति के क्या हैं? जनक हैं, MS स्वामीनाथन।
उनकी पुत्री हैं सौम्या स्वामीनाथन, जो WHO की क्या है, उप महानिदेशक। और महानिदेशक कौन है, मार्गरेट चैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभियंता दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? ये तो बर्थडे वाला दिन है, 15 सितंबर। 15 सितंबर को मनाया जाता है और इनको भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न 1955 में। और इनको एक और उपाधि था ना, नाइटहुड का। ठीक है, 15 सितंबर याद रखिएगा, एम विश्वेश्वरैया। आंसर, अभियंता दिवस एम विश्वेश्वरैया के जयंती पे मनाया जाता है। जयंती कब होती है? 15 सितंबर को। भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है 1955 में, नाइटहुड की उपाधि भी मिली हुई है, तो बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। शतरंज की कौन सी गोटी सीधी चलती है? घोड़ा, ये तो ढाई घर चलता है। हाथी, ये कहीं भी चल सकता है, बीच में बाधा नहीं आना चाहिए। बिशप, ये काले वाले पे चलता है। प्यादा, आंसर प्यादा। ठीक है, नेक्स्ट। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? पुअर थिंग्स, द होल्डोवर्स, ओपेनहाइमर, द गॉडफादर। ओपेनहाइमर। क्रिस्टोफर नोलन वाली, क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, इनको 7 ऑस्कर भी मिला है, 7 ऑस्कर। ठीक है, इस फिल्म को 7 ऑस्कर मिला है। ओपेनहाइमर बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है, परमाणु बम पर है, बम पे। ठीक है, ओपेनहाइमर आत्मकथा है एक तरह से। किसने बनाई है? तो क्रिस्टोफर नोलन ने। इसे 7 ऑस्कर भी मिला है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट शिलान्यास किया गया? पटना। अब रिवर फ्रंट से आप लोग ये मत समझिएगा कि मरीन ड्राइव के बारे में पूछा जा रहा है, नहीं। भोजपुर में यह हुआ है 1.5 करोड़ के लागत से। ठीक है, आंसर हमारा भोजपुर होगा। पटना मत याद रखिएगा मरीन ड्राइव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? यह रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, रक्षा विभाग में तकनीक और नवोन्मेष के बढ़ावा के लिए, एक तरह से स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए 750 करोड़ रुपए के फंड का भी व्यवस्था किया गया अदिति योजना के लिए। किसने शुभारंभ किया है? राजनाथ सिंह जी ने, राजनाथ सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? 75वीं, 78वीं, 125वीं, 134वीं? 134वीं है। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? UNEP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? शीतल देवी, अरुणिमा सिन्हा, देव राठी, जय कुमार। शीतल देवी। पैरा तीरंदाजी है ये, पैरा तीरंदाजी। दिव्यांग है, तीरंदाजी। इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अर्जुन पुरस्कार से। ठीक है, पैरा दिव्यांग हैं और तीरंदाजी करती हैं। ठीक है, शीतल देवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ रुपए की बजटीय प्रावधान किया? दूसरा एम्स जो बिहार में बनने वाला है वो है दरभंगा, और पता नहीं कब बनेगा, बस सुनते जा रहे हैं कि बन जाएगा। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ, मगर बन नहीं पा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2024 में बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। चलिए, लोको पायलट कौन है? वो सुरेखा यादव जी हैं। ठीक है। 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त 15 से 17 मार्च 2024 तक निम्नलिखित में कहां आयोजित किया गया था? बोध गया में आयोजित किया गया था। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन जीके का समाप्त हो रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस के क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? हमसे पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि कौन ऐसा पौधा है, कौन ऐसे पौधा है जो सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं, उससे क्या कहते हैं हम लोग? परजीवी। ये तो दूसरे पर आश्रित होता है, दूसरे पर आश्रित। ठीक है। मृतजीवी, ये आंसर हमारा हो जाएगा मृतजीवी। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर आश्रित होता है, कार्बनिक पदार्थ पर आश्रित। स्वपोषी, जो खुद का पोषण तत्व बनाए, जो खुद पर निर्भर हो। परपोषी, जो दूसरे पर आश्रित हो। दूसरे पर निर्भर हो। तो आंसर हमारा मृतजीवी है। मृतजीवी ही सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की किस उत्तक द्वारा संपन्न होती है? ए ऑप्शन है कॉर्टेक्स। ये इसका क्या काम है? तो भोजन संग्रहित करना, भोजन संग्रहण करना। ठीक है। फ्लोएम, फ्लोएम का क्या काम होता है बाबू? ये इसका काम होता है कि पूरे पौधे के पूरे भाग में भोजन को पहुंचाना, मतलब भोजन संवहन का काम, भोजन संवहन का कार्य। ठीक है। जाइलम, इसका काम होता है जल, लवण, पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 69, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का परित्याग आसानी से कर देता है कहलाता है? मान के चलिए हमें अगर ऑप्शन रहे सोडियम का या सोडियम क्लोराइड का, तो क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन त्याग आसानी से कर देगा, तो Na+ में हो जाता है और Cl क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो आसानी से करने के बाद क्या कहलाएगा? तो विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक और रेडियो सक्रिय और उपधातु। आंसर हमारा जैसे यहां पे सोडियम क्या हो जाएगा? विद्युत धनात्मक, वैसे ही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत धनात्मक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धातुई गुण बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। आवर्त सारणी के बारे में जानिए। आवर्त सारणी क्या है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम। ऐसे समझिए, परमाणु क्रमांक जो है उसका जो द्रव्यमान है उस हिसाब से बढ़ते क्रम में जो सजाया जाता है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में द्रव्यमान के अनुसार सजाया जाता है। अब हमसे क्या पूछा है? ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण बढ़ता है, घटता है,
तो बढ़ता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बढ़ने के अनुसार में सजा रहे हैं, ठीक है, तो बढ़ता है। अब देखिए 71 क्वेश्चन, बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? पीने का जल उपलब्ध कराना, बिजली उत्पन्न करना, वर्षा जल के बहाव को रोकना, इनमें से कोई नहीं। कहीं भी बड़े बड़े नदियों पर बांध जो बनाया जा रहा है उसका मुख्य कारण है बिजली उत्पन्न करना। जल विद्युत नाम सुने होंगे, जल विद्युत प्रणाली, बड़े बड़े बांध बना के क्या किया जाता है, वहां पे विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बिजली उत्पन्न करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन से ताम्र को विस्थापित करता है। जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन से ताम्र को विस्थापित करता है, क्योंकि ताम्र जस्ता की अपेक्षा अधिक प्रतिकारी है। ताम्र और जस्ता की सक्रियता एक समान है। जस्ता ताम्र की अपेक्षा अधिक प्रतिकारी है, इनमें कोई नहीं। हमसे क्या पूछा है, जस्ता कॉपर सल्फेट, तो यहां पे सीधा आप अभिक्रिया करवाइए, जस्ता प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है बाबू, ZnS4 जिंक सल्फेट, और क्या हो जाएगा, कॉपर। जिंक क्या किया है, जिंक कॉपर का विस्थापन, कॉपर का विस्थापन हुआ है यहां पे। तो जब कॉपर का विस्थापन हुआ है इसका मतलब है जिंक पावरफुल है। कॉपर का विस्थापन होने का मतलब क्या हुआ, जिंक पावरफुल है। तो हमारा जो ऑप्शन है जस्ता ताम्र की अपेक्षा अधिक प्रतिकारी है, ठीक है। कॉपर का विस्थापन जिंक करवा दिया है, इसका मतलब है कि जिंक पावरफुल है। तो जिंक जब पावरफुल है तो ताम्र की अपेक्षा अधिक प्रतिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, क्या है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, ये हो जाता है एल्केन का। CnH2n ये हो जाता है एल्कीन का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एल्काइल, ये हो जाता है आंसर हमारा एल्काइन का D, CnH2n-2, आंसर हमारा ये हो जाएगा D। एल्केन का सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइल का CnH2n+1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, चुंबकशीलता का SI मात्रक क्या है, हेनरी प्रति मीटर। ये किसका है, विद्युत प्रेरकत्व का, ठीक है। टेस्ला मीटर, तो ये तो चुंबकीय सापेक्षता का है, चुंबकीय सापेक्षता, ठीक है। वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ये है इसका SI मात्रक, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, एक मोटर जिसका द्रव्यमान 500 किग्रा है, 15 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिशील है। ब्रेक लगाने के 5 सेकेंड बाद उसकी गति 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ब्रेक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोधक बल क्या होगा। यहां पे याद लगाइएगा, ये लग जाएगा आपका A = V - U/T। तो V कितना है बाबू, तो 15 और U 5/5। अब देखिए यहां पे कितना हम कर लेंगे, 10/5, 10/5, आंसर होगा 2। और यहां पे कितना है, 500 किग्रा। तो बल का मान क्या कर देंगे, MA = 500 × 2 = 1000 न्यूटन। आंसर हमारा हो जाएगा 1000 न्यूटन। 15
-5 को क्या करेंगे, इस दोनों का क्या करेंगे, बाय 5 से डिवाइड कर देंगे। 15 - 5/5 इक्वल टू 2। उसके बाद बल निकालना है तो 500 × 2 इक्वल टू 1000 न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू। जब कार एक मोड़ लेता है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? केंद्राभिमुख। ये तो एक वृत्त मान के चलिए, एक वृत्त है जो अपने केंद्र के, एक वृत्त है जिसके चारों तरफ अगर कोई वस्तु घूम रही है तो वह अपने केंद्र के ही कब्जे में रहेगी या केंद्र के ही और रहेगी, केंद्र के और, केंद्र की ओर। अपकेंद्री बल, ये एक ऐसा बल होता है जो क्या करता है, केंद्र से दूर भागता है। केंद्र से दूर अगर थोड़ा भी बल लगता है तो केंद्र से दूर भागता है। और यहां पे क्या है, जब एक कार मोड़ लेता है, मतलब कार मोड़ लेता है तो बल लगता है, तो अपकेंद्री बल हो जाएगा ये, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल। ये केंद्र से दूर भागता है। घर्षण बल, हाथ को जब अगर हम लोग क्या करते हैं, दो परस्पर वस्तु अगर आपस में घिसा जाए। तनाव बल, चेन, किसी भी चेन को या किसी भी जगह से हम लोग अगर मान के चलिए घर में क्या पर्दा लगा रहे हैं तो एक चेन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं तो वो तनाव बल हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बी, अपकेंद्री बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है 3.56 इंटू, ये होता है आंसर, बराबर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ये सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण समतल दर्पण आभासी बनाता है, गोलीय दर्पण ये भी आभासी बना लेता है, गोलीय अवतल दर्पण ये भी नहीं, परवलयिक ये होता है, परवलयिक ये दर्पण जो होता है ये कार के हेडलाइट में होता है। और ये क्यों होता है, मान के चलिए कोहरा है या ठंड है, ठंड में बहुत ज्यादा कोहरा रहती है या रात में, तो वो प्रकाश दिखाई दे। ठीक है, रोड पे जा रहे हैं, अगर रोशनी ही नहीं रहेगा तो हम लोग गाड़ी कैसे चलाएंगे, तो इसी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है वो फोटोग्राफी पेपर के लिए होता है यूज, फोटोग्राफी पेपर के लिए उपयोग। ठीक है, उसके बाद सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड होता है फोटोग्राफी सेंसिटाइजर के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड होता है प्रकाश संवेदी, आंसर हमारा हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr इसे लिखा जाता है। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड का उपयोग होता है बैटरी में उपयोग। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग फोटोग्राफी पेपर के लिए होता है, सिल्वर सल्फाइड का फोटोग्राफी सेंसिटिफाइड के लिए। ठीक है, और सिल्वर ऑक्साइड का उपयोग बैटरी का उपयोग होता है सिल्वर सेंसिटिव। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए आप लोग।